नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लाख टके की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मिशन बंगाल के तहत आज उन्होंने 3 जनसभाएं की हैं। सीएम योगी की जनसभा में योगी मॉडल की झलक दिखाई दी। साथ ही टीएमसी सरकार पर आज उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने मिलकर बंगाल को कंगाल बना दिया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर चुनावी रैलियों की सीरीज शुरू कर दी। बंगाल के इस हाई वोल्टेज कैंपेन में योगी जी ने टीएमसी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सोनामुखी, नंद कुमार और कांती दक्षिण में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बंगाल की जनता से सीधा संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमने इसका विरोध किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी चुप रहीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो अपना मुस्लिम वोट बैंक खो देंगी। सीएम योगी ने बंगाल की पुरानी शान को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से कांग्रेस, लेफ्ट और अब टीएमसी ने इसे अराजकता की धरती बना दिया है। बंगाल को कंगाल बनाया जा रहा है। भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है। लूट खसोट की धरती तर्क बना के रख दिया है। अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं। जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। सीएम योगी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। डबल इंजन की सरकार ही टीएमसी के गुंडों का इलाज करेगी। बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी। दंगाइयों का ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था, विकास और भाईचारे का मॉडल दिया है। सीएम योगी की रैली में योगी मॉडल की झलक के तौर पर बुलडोजर भी नजर आया। इसी योगी मॉडल की मांग बंगाल भी कर रहा है। सीएम योगी ने अपने अंदाज में टीएमसी की परिभाषा भी बताई। यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां, माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। सीएम योगी की ये रैलियां बीजेपी के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रही है। विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण और अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कहा कि बदलाव का समय आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बीजेपी संगठन और योगी सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ में दिन भर बंद कमरों में महत्वपूर्ण बैठकें चली हैं। इन बैठकों में बोर्ड निगम आयोगों की 30 नामों की सूची, मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश संगठन की नई टीम को लेकर मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए।
यूपी की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की तैयारी चल रही है। रविवार को राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचे और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बंद कमरे में अहम बैठकें की। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ बैठक की। इसके बाद डिप्टी सीएम, मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं के साथ एक एक कर अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इन बैठकों में बोर्ड, निगम और आयोगों के लिए 30 नामों की सूची लगभग फाइनल कर ली गई है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इन नामों पर विस्तृत फीडबैक लिया गया। ये जो बैठक है इसका मेन एजेंडा क्या है सर? मेन एजेंडा इसका है कि पार्टी के संगठन का काम कैसे आगे बढ़े, कैसे सबको लगाया जाए और कुछ योजनाएं आई हैं उस पर बैठक हो रही है। विनोद तावड़े ने बोर्ड, निगम, आयोगों की नियुक्ति के अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन की नई टीम और योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी गहन मंथन किया। दिन भर चली इन चर्चाओं में संगठन की नई संरचना, जिम्मेदारियों के बंटवारे और आगामी चुनावी रणनीति पर फोकस रहा। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर हर दिन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच में रहती है और संगठनात्मक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं और ये कोई नई बात नहीं, अचानक नहीं है। नेतृत्व के निर्देश पर हम सब काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन तक पैठ बना ली है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में घर घर सराहना हो रही है और आप देखेंगे कि 27 का चुनाव सन्निकट है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और 17 वाला जो हमारा रिकॉर्ड है हम फिर वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। शनिवार शाम को भी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की थी। सूत्र बताते हैं कि उस बैठक में भी प्रदेश और क्षेत्रीय टीम के गठन तथा बोर्ड, निगम, आयोगों पर अंतिम मोहर लगाने को लेकर चर्चा हुई। विनोद तावड़े सोमवार को भी लखनऊ में रहेंगे और आगे बैठकें जारी रखेंगे। उनके 2 दिन के इस प्रवास में सोमवार को सीएम योगी से मुलाकात संभव है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सारे बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, ताकि संगठन और सरकार दोनों मजबूती से चुनावी मैदान में उतर सके। गणों का जिस तरीके से बोर्ड, निगम, आयोगों में गठन होना है, इसके अलावा जो मंत्रिमंडल विस्तार है उनके नामों पर भी सूत्रों की माने तो चर्चा की गई। यही नहीं, आज की इस बैठक में जो विनोद तावड़े ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश टीम का गठन होना है, क्षेत्रीय टीम का गठन होना है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश टीम और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा जो अलग अलग मोर्चे हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों के नाम फाइनल होने हैं, इन पर भी आज की इस बैठक में मंथन किया गया। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सियासी घमासान भी जारी है। प्रदेश में करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन आंकड़ों में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बीजेपी के मजबूत शहरों और क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या में 20 से 23% तक की गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य जिलों में यह कटौती सिर्फ 9 से लेकर 12% के बीच है। यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पूरे राज्य में औसतन 13% से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, लेकिन क्षेत्रीय आंकड़ों ने अलग अलग दलों को अलग अलग चिंताएं दी हैं। विश्लेषण के मुताबिक भाजपा के वर्चस्व वाले बड़े शहरों जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज और आगरा में वोटरों की संख्या में 20 से 23% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य जिलों जैसे बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और रामपुर में वोट कटौती 9 से 12% रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह आंकड़ा रास नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हथकंडा है और इसका मेरे पास तो कोई ऐसा आधार सामने कोई नहीं आया एविडेंस कि मुसलमानों के वोट कम कटे हैं और सरकार उनकी है। फिर चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से लगातार विपक्ष टिप्पणी करता रहा है, उंगली उठाता रहा है कि वो प्रेशर में आके काम कर रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि इससे मुस्लिम तबका, खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज के लोग हों या पिछड़े हुए लोग हों, पीडीए के दलित लोग हैं,
उनके बड़ी तादाद में उनके भी वोट कटे हैं, चाहे नगर से ज्यादा देहात में वोटों की तादाद ज्यादा कटी है। बीजेपी ने सपा के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी खाली बर्तन की तरह एसआईआर पर ज्यादा शोर मचा रही है। समाजवादी पार्टी एक खाली बर्तन की तरह वो शोर ज्यादा मचा रही है। कहीं आपको इलेक्शन कमीशन में लगता है कुछ गलत है तो या तो अपील करिए वहीं पे, वो भी नहीं कर सकते तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाइए। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, रो रहे हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है समाजवादी पार्टी और विपक्ष की कि वो हारते हैं तो किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। वैसे तो एसआईआर की फाइनल लिस्ट में कुछ जगहों पर नए वोटर भी जुड़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर शहरी क्षेत्रों में कटौती ज्यादा देखी गई। अब सभी पार्टियां इन आंकड़ों के आधार पर अपनी रणनीति बदलने में जुट गई हैं और एसआईआर की फाइनल लिस्ट ने यूपी की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत हर दिन गर्माती जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में बेचैन हैं। उनकी सफाई विदाई की तैयारी कर रही यूपी की जनता। 2027 नहीं 2047 तक उनका आने का नंबर नहीं है। इसे बौखलाहट है, इसे इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। 2047 तक सपा की उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की देश में आने की। उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पे अखिलेश जी के शासन में पहुंचा। गुंडागर्दी गली कूचे तक पहुंच गई। आदमी का जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। हिंदू मुस्लिम के माध्यम से फसादों का बड़ा फजीयत हमारे प्रदेश की जनता ने देखी। इसलिए प्रदेश की जनता को खतरा है समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जो खतरा है इसको हमेशा के लिए खत्म रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक सरकार बना के प्रदेश की जनता 25 करोड़ जनता के हित और कल्याण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी किसी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? अखिलेश यादव ने अलग अलग समय में कई पार्टियों से गठबंधन किया है। अब सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में महागठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट है? रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि 2027 के चुनाव में अभी फिलहाल छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन से दूर रहेगी। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कह रही है, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। यानी अखिलेश यादव 2022 जैसा प्रयोग नहीं करना चाहते, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जिनको उनके साथ आना है वो खुद अखिलेश यादव से संपर्क करे। तो अखिलेश यादव सीधे तौर से समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होते देखना चाह रहे हैं, और ऐसे में जिस पार्टी को जरूरत होगी समाजवादी पार्टी की वो उनके साथ आएगी, ना कि अखिलेश यादव को फिलहाल जरूरत है उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठजोड़ करने की। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अलग रणनीति तैयार कर रही है। गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही। शायद उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। अन्य दलों किसी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का सवाल है या वो आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल है। ये सब निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। समाजवादी पार्टी समझती है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन को लेकर बहुत नपे तुले कदम उठाती दिख रही है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि बीजेपी से उसका आमने सामने वाला मुकाबला हो। ऐसे में क्या छोटे दल इस चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? ये तमाम सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जवाब देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का मन फिलहाल यही है कि वो कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव में जाएंगे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मोनालिसा और फरमान मामले में ऐसा मोड़ आ गया है जिसने इस पूरी कहानी को फिल्मी बना दिया है।
फरहान खान, जो कि अब तक मोनालिसा के साथ होने का दावा कर रहा था, उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है कि मोनालिसा भाग गई। वो उसे ढूंढने अजमेर पहुंच गया है। इस दावे के बाद मोनालिसा के माता पिता का क्या कुछ कहना है, इस वायरल वीडियो के पीछे का सच क्या है, दरअसल रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोनालिसा और फरमान की वो लव स्टोरी जिसने सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक सुर्खियां बटोरी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस फरमान के लिए मोनालिसा ने दुनिया से बगावत की, अब उसी फरमान का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। देखिए इस वीडियो को। इसमें फरमान खान दावा कर रहा है कि मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई। फरमान अब अजमेर की गलियों की खाक छान रहा है और कह रहा है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने राजस्थान आया है। लेकिन सवाल ये है कि जो मोनालिसा साथ समंदर पार करने के दावे कर रही थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई। फरमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में फरमान परेशान दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे नया ड्रामा बता रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस खुलासे ने मोनालिसा के परिवार के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। इधर मोनालिसा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें ना तो फरमान के दावों पर यकीन है, ना ही अपनी बेटी की सलामती की खबर है। उनका साफ कहना है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत फंसाया गया है। मोनालिसा के भाग जाने के फरमान का सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद दुखी जो परिजन है वो कैमरे में बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि वो मानते हैं कि एक साजिश और षड्यंत्र है। हो सकता है कि फरमान का ये कोई नया खेल हो। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करना चाहिए। वो अभी भी मान रहे हैं कि मोनालिसा केरल में ही है। अब मोनालिसा कहाँ है? क्या वो वाकई भाग गई है या फिर ये फरमान की किसी नई चाल का हिस्सा है? फरमान अजमेर में क्या कर रहा है? ये तमाम सवाल अब पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने खड़े हैं। खरगोन से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में आज शोक की लहर दौड़ गई। सबकी चहेती मशहूर सिंगर आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि पर होना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरों की दुनिया में आज खामोशी छा गई है। वो सुरीली आवाज जिसने 7 दशकों तक हर पीढ़ी के दिलों पर राज किया, अब वो हमेशा के लिए शांत हो गई। सुरों की मलिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लासिकल से लेकर गजल, भजन से लेकर कैबरे और आधुनिक धुनों तक हर कलेवर में ढल जाने वाली शख्सियत और बेबाक आवाज के लिए जानी जाती थी। आशा ताई की पहचान ही उनकी बेमिसाल गायकी थी। आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की वो पहचान थी जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को जोड़ा। दम मारो दम की मस्ती हो, डॉन फिल्म का गाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना जैसा आइकॉनिक गाना हो। भले ही आशा भोसले इस दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने बेहतरीन गानों से उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। 8 सितंबर 1933 वो तारीख थी जब महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला। पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे। कम उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। ये वो परिवार था जिसने भारत को 2 अमर आवाजें दी। एक तरफ थी भारत कोकिला लता मंगेशकर, तो दूसरी तरफ थी उनकी छोटी बहन आशा भोसले, जिनकी आवाज में शरारत भी थी, साधना भी। चाहे 70 का दशक हो, 80 का हो या फिर 90 का दशक हो, आशा भोसले ने हर दौर में
अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आशा ताई संगीत में अपने प्रयोग से उसे नए रंग और उड़ान देती थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, जो मराठी में था। साल 1943 में पहली फिल्म माझा बाल में उन्होंने अपनी आवाज दी। इसके 5 साल बाद 1948 में पहली हिंदी फिल्म चुनरिया में गाना गाया। इसके बाद आशा भोसले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 82 साल के करियर में करीब 12,000 गाने गाए। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। साल 1997 में आशा ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। साल 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। साल 2011 में आशा भोसले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने संगीत इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में सम्मानित किया था। प्यार से लोग उन्हें आशा ताई बुलाते थे, लेकिन अब आशा ताई दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। उनके जाने से संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भरा जा सकेगा। आशा भोसले की आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनके गाने उन्हें कभी नहीं भूलने देंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक सदमा है। मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पंकज चौधरी ने एक्स पर बताया कि आज दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान विभिन्न संगठनिक विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।